एमपी में जाति की राजनीति, ओबीसी को साधने की तैयारी, 10 मई को आएगा फैसला। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर 10 मई को फैसला आ जाएगा। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ट्रिपल टेस्ट के लिए और वक्त मांगा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष रखा। इधर आरक्षण देने का मामला पहले से ही गरमाया हुआ है, लेकिन इस बार ओबीसी पर प्रदेश की सियासत नई दिशा की ओर बढ़ चली है। अगले साल चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस में पिछड़ा वर्ग का हितैषी बनने की होड़ मची है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पिछड़े वर्ग का कल्याण नहीं चाहती। जो काम कांग्रेस सरकार ने नहीं किया वो हमारी सरकार ने किया। आज सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। ओबीसी को नगरीय निकाय के चुनाव में और पंचायत के चुनाव में 33% आरक्षण मिले जनसंख्या के अनुपात में, ये पक्ष बहुत मजबूती के साथ आज आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सारा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी है। ये जो पूरा मामला है ये कांग्रेस के कारण ही बिगड़ा हुआ है और 1.25 साल तक इनकी सरकार थी। 1.25 साल तक की सरकार में इनकी तरफ से कोई एडवोकेट खड़ा नहीं हुआ। तो जब हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने सारी कार्रवाई शुरू की। इनको लगा कि सरकार अब सारी चीजें कर रही है और इसलिए श्रेय लेने के लिए आखिरी में इन्होंने कोई 1-2 एडवोकेट खड़े किए हैं। आरक्षण के चलते लंबे समय से पंचायत चुनाव भी अटके हैं। मध्य प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को 35% आरक्षण देने की अनुशंसा की है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 48% मतदाता अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। इधर कांग्रेस भी इस वर्ग को साधने में लगी है। ओबीसी आरक्षण को लेकर वो बीजेपी को घेर रही है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर रखा है। जो असंगत आंकड़े मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रस्तुत किए उससे स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश के पिछड़ों के साथ एक बड़ा धोखा ये प्रदेश की सरकार करने जा रही है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार हमने बनाई उसमें हमने स्पष्ट 27% आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को पूर्ण भरोसा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश की पिछड़ों के हितों की पूर्णतः रक्षा करेगा और जो फैसला आएगा वो संवैधानिक और जनहितैषी होगा। एमपी में 90 विधानसभा सीटों पर ओबीसी वोटर्स का अच्छा खासा असर है। बीजेपी के तो 39 विधायक ओबीसी से ही हैं। यहां तक कि एमपी में बीजेपी का सीएम का चेहरा शिवराज सिंह चौहान भी पिछड़ा वर्ग से ही है। हालांकि आरक्षण मामले पर 10 मई को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। कोर्ट के फैसले के बाद ही आरक्षण को लेकर तस्वीर साफ हो सकेगी, लेकिन इतना तो साफ है कि दोनों ही पार्टी खुद को ओबीसी का हितैषी साबित करने में लगे हुए हैं और ये मुद्दा 2023 के चुनाव में अहम मुद्दों में से एक होगा। नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और आज का हमारा मुद्दा है जीत का फंडा, ओबीसी एजेंडा। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश की सियासत खूब गर्मा रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुरक्षित रख लिया है। 10 मई को कोर्ट इस पर फैसला देगी, लेकिन प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ओबीसी को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दोनों ही पार्टी में आरक्षण का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम आपका तारुफ करवाते हैं। उमेश शर्मा साहब प्रवक्ता है, बीजेपी के प्रखर वक्ता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर स्वागत है आपका। आनंद जाट साहब प्रवक्ता है, कांग्रेस के युवा प्रवक्ता हैं और पूरी मुखरता से अपनी बात रखते हैं। योगेश वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं उमेश शर्मा साहब, 10 तारीख पर मसला चला गया है, वरना आज ही फैसले की घड़ी थी, आज ही हो जाता कि 27 या 35। ये 27 से 35 पर कैसे आ गए और 35 को क्या एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? इसके पीछे का फंडा क्या है? विजय जी, एक्सेप्ट करना ना करना ये तो सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है, पर सरकार का अपना विश्वास है कि हमने जिस प्रकार की एक्सरसाइज करी है, पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डायरेक्शन दिया था कि आप ट्रिपल टेस्ट करिए, हमने बहुत प्रतिबद्धता के साथ हमारा जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग है उसके माध्यम से ट्रिपल टेस्ट की तैयारियां करी। 33 जिलों में इस आयोग ने व्यक्तिगत जाकर भ्रमण करा है।
110 पेज की रिपोर्ट आज हमने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी है, जो अंतिम रिपोर्ट है। उसमें 600 पेज के एनेक्सर लगाए गए हैं, जिसके अंदर सप्रमाण सारी चीजों की जानकारी दी गई है। हमने 85 संगठन ऐसे हैं जो ओबीसी वर्ग के महत्वपूर्ण संगठन है, उससे हमारे पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने बात करी है। 156 सुझाव हमको वेबसाइट से प्राप्त हुए हैं। 85 सुझाव ऐसे हैं जो ईमेल के द्वारा भी प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज, ये सारी कवायद करने के बाद हमने रामजी महाजन आयोग जो था उसके प्रतिवेदन को भी आधार बनाया है। और रामजी महाजन आयोग के प्रतिवेदन के आधार के बारे में अगर सुप्रीम कोर्ट हमसे सवाल करेगा, मतलब हमारे वकील से या सरकार से सवाल करेगा, तो उसके बारे में भी हमारे पास सुनिश्चित तैयारी है। हमने 8000 पेज की एक वोटर लिस्ट तैयार करके रखी है। यद्यपि वो वोटर लिस्ट आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं करी गई, क्योंकि आज उसकी आवश्यकता महसूस नहीं करी गई थी। आज जो करा गया है वो हमने ये करा कि 110 पेज की जो अंतिम रिपोर्ट है और उसके साथ 600 पेज के जो संदर्भित एनेक्सर्स होते हैं वो हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं। हमारे मध्य प्रदेश के जितने जिला कलेक्टर थे उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग जो कल्याण का हमारा है, जिसके अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन जी है, उनके मार्गदर्शन में सभी जिला कलेक्टरों ने पर्याप्त रूप से सर्वे करवाया है। उस सर्वे के आधार पर पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग जो हमारा है वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि लगभग 48% की आबादी ओबीसी वर्ग की है। अब इस 48% ओबीसी वर्ग की आबादी को जो अनुमानित आरक्षण दिया जाना चाहिए वो लगभग 35% होता है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये याचना करी है कि आप तो हमारी फिर आप प्रार्थना को 27% स्वीकार को करें। कैसे लेकर चल रहे थे सर? नहीं, पिछली बार का जो घटनाक्रम था विजय जी, जो उस समय के आंकड़े, जो उस समय के साक्ष्य थे, अब सरकार ने विधिवेत्ताओं से राय ली है। हम लोग बिल्कुल, दूध के जले यानी कि जिस आयोग का गठन अभी किया गया है सर वो बहुत पहले हो जाना था। अब इस आयोग का गठन करने के बाद अब समझ में आया कि ये 35% तक जा रहा है। क्या मैं ठीक हूँ सर? बिल्कुल विजय जी, एक आखिरी बात कहता हूँ कि आनंद जी है और योगीराज जी भी बैठे हैं। अब मैं बहुत संक्षिप्त में समाप्त करता हूँ। पिछली बार जिस समय कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने एक्सरसाइज शुरू करी थी। उनके पास लगभग 10 माह का समय था। उस समय ये चाहते तो चुनाव की अधिसूचना जारी कर देते, पर इन्होंने ऐसा नहीं करा। समय रहते चुनाव की घोषणा नहीं करी और जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिबद्धता के साथ चुनाव कराने का संकल्प व्यक्त करा तो कांग्रेस पार्टी जो है वो हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट ने जब इनको बेदखल कर दिया तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट से जब इनको लताड़ लगाकर वापस फैसला दिया तो ये वापस हाई कोर्ट पर दूसरे मुद्दों के आधार पर आए और वापस जब हाई कोर्ट ने इनको मना कर दिया तो ये वापस सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सैयद जाफर जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी है, बड़े नेता भी है, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को उलझाया और उनके साथ खड़े थे विवेक तनखा जी। उनको जो कवर फायर दिया वो कमलनाथ जी और दिग्विजय जी ने दिया। तो ओबीसी वर्ग का जो संवैधानिक अधिकार था उसकी हत्या का अगर दोषारोपण किसी एक दल पर किया जा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और आज भी कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि चुनाव हो। इस चुनाव को टालने के लिए कांग्रेस पार्टी, चलिए सर, दोनों पार्टियां चाहती है। मैं तो पिछले जब से ओबीसी आरक्षण की बात हो रही है, कम से कम अगर इसमें पीएचडी होती तो शायद मैं आपके द्वारा सम्मानित हो जाता। चलिए ठीक है, मैं बात करता हूँ। आनंद जाट साहब हैं। जाट साहब, लगातार कांग्रेस भी कोशिश करती रही। पिछली जब 15 महीने जब कांग्रेस की सरकार रही, 13 महीने उन्होंने कोशिश की कि ओबीसी आरक्षण दिया जाए, लेकिन आप लोगों के पास भी प्रचुर डेटा नहीं था। आप लोग बात करके तो ज़रूर चले गए, लेकिन उसके बावजूद आपने एक शगुफा छोड़ा और शगुफे को सीधा सीधा बीजेपी की झोली में डाल दिया। अब बीजेपी के लिए वाकई ये एक्सरसाइज का विषय हो गया था कि अब इसे करें तो कैसे करें, क्योंकि जांच आयोग तो पहले था नहीं, अब जांच आयोग बना, फिर तमाम सारी चीज़ें हुई, अभी तो पंचायतें बढ़ेंगी, बहुत सारी एक्सरसाइज बढ़ेगी सर। देखिए सर, बहुत अच्छा आपका सवाल है और उमेश शर्मा जी को बधाई की संस्कृतनिष्ठ हिंदी में झूठ बोल दिए। मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अर्जुन सिंह जी थे तो उन्होंने रामजी महाजन आयोग का गठन किया। उसके बाद दिग्विजय सिंह जी ने ओबीसी को मध्य प्रदेश में आरक्षण दिया। उन्होंने 2003 में 27% भी किया था, लेकिन कमजोर पैरवी की गई। 2003 में हमारी सरकार बदल गई और वो आरक्षण जो है वो खत्म कर दिया गया। फिर जब कमलनाथ जी की सरकार आई, सर आरक्षण का मुद्दा तो आप ही लोग देखे गए थे। मैं काम करने की बात है, किसने किया ओबीसी, ये झुंझुना तो आप लोग ही पकड़ा के ये झुंझुना नहीं है। मैं आदरणीय आपको बहुत विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि पिछड़ा वर्ग के साथ जो आरक्षण की व्यवस्था है वो संवैधानिक व्यवस्था है और उसे झुंझुना कहकर पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को अपमानित करने का काम मत कीजिए सर। मैं सीधे तौर पर यह बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने सामाजिक न्याय और सकारात्मक विभेद के आधार पर संवैधानिक व्यवस्था में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ देने
का काम किया है। और 1985 में रामजी महाजन आयोग हो, आनंद भाई, या अगर 27% ऐसा होता, आरक्षण आनंद की भाई, बात अगर ऐसा होता तो 2019 जो आयोग अभी बीजेपी ने बनाया था, जी। इस 15 महीने में आपने बनाया क्या? सर, रामजी आयोग अलग चीज है। जी, क्या जुलाई- ओबीसी आरक्षण को लेकर एक आयोग का गठन करना था? क्योंकि वही आयोग ये बता पाएगा कि आरक्षण की पात्रता क्या रहेगी। देखिए, जब हमारी सरकार चुनी गई थी तो वो 5 साल के लिए थी। 2019 में जुलाई में हमने अपने वचन पत्र के वादे के अनुसार विधानसभा में जब ओबीसी आरक्षण की बात की, ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव रखा, उस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने 27% आरक्षण का विरोध किया था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात विधानसभा के पटल पर है। और इसके अलावा अगर चाणक्य ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आप किसी के हितैषी हैं तो वो शब्दों से नहीं, आपके कर्मों से दिखता है। अभी 2019 की जो परीक्षा है, मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा, उसकी मुख्य परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगा दी क्योंकि कमजोर सुनवाई की गई। और इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की अघोषित सरकारें, मैं रुक रहा हूं सर आपको, पहले 17, 17 से 24, 24 से 27 और अब 35, क्या लग रहा है कि कोर्ट के अंदर इन सभी चीज़ों का जब डेटा प्रस्तुत कर दिया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है बीजेपी ने भी कोई यहाँ कमज़ोर तैयारी नहीं की होगी, क्योंकि पिछड़ा आयोग ने अपना पूरा डेटा तैयार किया होगा। हर ज़िले से लगातार कोशिश यही की गई है। आज फैसले की घड़ी थी, लेकिन कोर्ट ने 10 तारीख कहा है। ज़रूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में उस दिन क्या होगा हम भी फैसला नहीं दे सकते। ये कोर्ट को तय करना है किन पहलुओं पर, किन विषयों पर, चाहे वो महाराष्ट्र की तर्ज पर भी उसे देखने की कोशिश करे या किसी और तर्ज पर देखने की कोशिश करे। लेकिन 27 से बात 35 पर आ गई है। क्या ये मामला बीच में लटक सकता है? कुछ ऐसी संभावना दिखती है यहां से? देखिए, आरक्षण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है। वो ये गाइडलाइन है कि किसी भी सूरत में आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जी। ये सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कह चुका है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस 27% और अभी जो 35% कैसे कर देंगे। वो जो ट्रिपल टी की जो बात कर रहे हैं उसमें भी एक कंडीशन ये है, उसकी लास्ट कंडीशन ही है कि आप वो फार्मूला जो तैयार करो वो ऐसा फार्मूला हो कि किसी भी कीमत में आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये कौन सा विधि लेके आएंगे, कौन सा संशोधन करेंगे, किस आधार पे ये 27% या 35% आरक्षण दिया जाएगा, ये एक अलग अब मैटर हो गया। ये अब सोचने का विषय है और ये कितना इसमें टाइम लगेगा ये भी नहीं कह सकते जी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि आखिर एक जो संवैधानिक जो बॉडी है, जो जनप्रतिनिधियों की जो संस्था है, जो जनता के लिए जिन संस्थाओं का गठन किया गया था, संविधान में संशोधन करके किया गया था, उनके चुनाव आखिर आप 3-3 साल कैसे लटका सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की मुख्य चिंता है। और मुझे भी ऐसा लगता है, ये मैं कोई कानून का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जो संकेत सुप्रीम कोर्ट दे रहा है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो 10 तारीख को सीधा फैसला सुनाएगा। वो हो सकता है वो ये भी कह दे कि भैया ये आरक्षण अब आप एक तरफ रखो, पहले तो आप चुनाव करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं शायद आपने मुंह की बात छीन ली। बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले ये भी एक चीज़ हो सकती है उसमें। योगीराज जी, एक बिंदु यहाँ भी ये समझ में आता है कि जब 35% आरक्षण की आप बात कर रहे हैं और आपने कोर्ट की गाइडलाइन का भी उल्लेख किया है, स्वाभाविक सी बात है उसमें कोर्ट ये ट्रिपल टेस्ट देखेगा कि आपने किस आधार पर 35% को सबसे पहले रखा है। और एक चीज़ और यहाँ साफ हो जाए कि ये केवल राजनीतिक आरक्षण है, इसका बाकी किसी नौकरियों से, किसी चीज़ों से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि ये भी अलग भ्रांति चल रही है मार्केट में कि ये 35% आरक्षण जो है वो सब दूर हो जाएगा। ये भी एक क्लियर करते हुए, हालांकि जब चीज़ें बाहर आएंगी, कोर्ट की नज़र से जब चीज़ें देखी जाएंगी, वहाँ से जब फैसला आएगा तब उस पर और ज़्यादा हम गौर से बात कर सकते हैं। नहीं, सही बात है। ये पूरा चूंकि सबजुडिस मैटर है, पूरा एक इसमें बहुत बड़े कानूनी पक्ष की भी एक आवश्यकता है। तो ये मैटर आगे कैसे जाएगा ये तो अब ये कानून के विशेषज्ञ जो हैं वो ही तय कर पाएंगे जी। और जैसा कि जिक्र आप कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि जो 35% या 27% की जो बात, 27% का तो हालांकि कांग्रेस ये कर रही थी कि हम तो नौकरी में भी देंगे, लेकिन ये सब अभी सब हवाई बातें हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, लेकिन ये तय है कि ये 37% नौकरी के लिए नहीं है, ये केवल एक चुनावी और जो निकाय के प्रतिनिधियों को जो आरक्षण देने का मसला है। पर कांग्रेस तो यही कहती रही है। उमेश जी से मैं पूछूंगा, जाट साहब आपकी तरफ से हमेशा यही आनंद भाई कहते चीजें आई है कांग्रेस के हमेशा कि बीजेपी चुनाव से भाग रही है क्योंकि वहां नीचे कमजोर है। आप लोग ये आरोप लगाते रहे हमेशा। बिल्कुल, मैं बताता हूं। मैं उमेश जी को मैंने इसीलिए कहा था कि उन्होंने झूठ बोला। झूठ ये है कि संविधान का अनुच्छेद 243C और 243D जो है उसके अनुसार हमने आरक्षण और रोटेशन की जो प्रक्रिया है वो 2019 में पूरी कर दी थी। और
और भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनावों की अधिसूचना जारी करवाई उस समय 2014 के जो रोटेशन और परिसीमन जो पूरा था उसको लागू करने की कोशिश की। मतलब ये कहां का न्याय है कि जो 2014 में जहां जो सीट पर जो जिस वर्ग का प्रतिनिधि जो है वो चुनकर आया था वो 2020 में 21 में भी वही बनेगा, जबकि 2019 में बनाने से क्या दिक्कत हो रही थी। तो यहां प्रश्न यह है कि यह विसंगति के माध्यम से उलझाया गया और उलझाने के बाद मैं एक और मामला बताना चाहता हूं कि चूंकि ये चुनाव सिंबल पर नहीं होते हैं इसलिए कांग्रेस पार्टी कोर्ट में नहीं गई है। इस भ्रांति को मन से निकाल दीजिए। उसका दूसरा एक पक्ष बताता हूं कि जब वोडाफोन का भारत सरकार के साथ एक कर का टैक्स का केस चल रहा था तो उसको अरुण जेटली जी लड़ रहे थे, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारत सरकार के खिलाफ लड़ रही थी। अगर कोई वकील अपना पक्ष लेकर कोर्ट में जा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई पार्टी लड़ती है। तो यह भ्रम फैलाना बंद कीजिए। भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है, झूठ बोलने में माहिर है। यह भ्रम फैलाना बंद कीजिए। दूसरी बात, आरक्षण पर, ओबीसी आरक्षण को लेकर हमारे जितने भी मुख्यमंत्री पिछले हुए हैं हर मुख्यमंत्री ने बहुत क्रांतिकारी काम किया है। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने अपनी इसी रिपोर्ट में अभी बताया कि शिवराज सिंह चौहान ओबीसी से हैं, ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 18 सालों के शासनकाल में एक कोई काम बता दीजिए जो उन्होंने पिछड़े वर्ग के हित के लिए किया हो। उमेश जी, क्या वाकई ये आरक्षण जो है सिर्फ और सिर्फ एक आग की तरह है कि थोड़ी देर गेंद इस पाले में, थोड़ी देर गेंद उस पाले में, और 35% करके ये कह दिया जाए कि नहीं साहब हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये था कि अभी फिलहाल चुनाव करवाइए, लेकिन अब आरक्षण का मुद्दा है, मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। क्या ये चुनाव से भागने की कोशिश जो आरोप लगा रही है कांग्रेस वो था, या वाकई आरक्षण की तरफ बढ़ने का मुद्दा था, या फिर आरक्षण को जो कैप्चर कर लिया गया था बीजेपी द्वारा उस कैप्चर में लीड लेने की कोशिश थी? नहीं विजय जी, मैं आपके भी प्रश्नों का बहुत विनयशीलता से उत्तर देता हूं। आनंद जी ने दो पूरे प्रश्न खड़े करे थे। एक तो बार बार वो मुझ पर ये कह रहे हैं कि मैं मिथ्या भाषण दे रहा हूं और झूठ बोल रहा हूं। तो मैं बहुत प्रमाण पूर्वक ये कहता हूं कि विधानसभा के पटल में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय कांग्रेस पार्टी ने जो ओबीसी की आबादी बताई थी वो 27% बताई थी, और ये सबसे बड़ा कारण रहा कि न्यायालय में जाकर ये मामला औंधे मुंह गिर गया। एक बात। दूसरी बात, जो उन्होंने कहा कि 2014 की रोटेशन प्रणाली पर चुनाव कराने की क्या आवश्यकता थी। जबलपुर की बहन जया ठाकुर ने इस पूरे व्यवस्था को चुनौती दी थी जो कांग्रेस पार्टी करके गई थी, वो न्यायालय में लंबित था। गलत बयानी नहीं, 19 को लेकर दी थी। मध्य मार्ग निकाल के चुनाव कराना चाहते थे। गलत बयानी नहीं। बात आनंद जी ये कह रहे हैं कि कोई भी वकील पैरवी कर सकता है। सैयद जाफर उसमें वकील नहीं है, सैयद जाफर उसमें याचिका करता है। कांग्रेस पार्टी कहाँ है बीच में? कांग्रेस पार्टी बीच में नहीं है। चुनाव जो है, चुनाव रोटेशन के आधार पर होने थे। 2019 में आरक्षण और 2019 में रोटेशन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कर दिया था। उस रोटेशन को बदलने की जरूरत आनंद जी सुन लेते हैं। आनंद जी एक मिनट, उमेश जी को पूरा सुन लेते हैं। उमेश जी, आनंद जी जब आप बोलते हैं मैं कितना धैर्य और संयम से सुनता हूँ सर। आप गलत बयानी कर रहे हो सर। आप मैंने आप तय करने वाले कौन है? आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट छोड़िए कि आप तय कर देंगे कि मैं झूठा हूँ। वो तो आपकी सरकार है, न्यायालय आपकी सरकार है सर। नहीं, सरकार तो सबके आधार पर टिकी है। 18 साल से चल रही है और आगे भी 18-20 साल चलती रहेगी। वो आज जनादेश पे अपहरण करके धनादेश वाली नहीं, कुछ नहीं। जनादेश नहीं है। 74 साल के बूढ़े नेता की महत्वाकांक्षा के कारण औंधे मुंह गिर गए। वो आज की डिबेट का विषय नहीं है। आप विषयांतर मत करिए। आपकी अवस्था भी आएगी, वो नहीं आएगी, पर इतनी महत्वाकांक्षा से रहित हो जाएंगे। कामना रहित भी हो जाना चाहिए जब काया कृष्ण हो जाए उस समय। तो बहुत तो खैर आज का विषय नहीं है। आप विषयांतर मत करिए। तो विजय जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत ईमानदारी के साथ चाहती है कि समाज का कोई भी तबका, केवल ओबीसी नहीं, समाज का कोई भी वर्ग हो जो अपने अधिकारों से वंचित हो, उसको गैर बराबरी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए और समाज में उसको समान सुविधाओं का जीवन प्राप्त होना चाहिए। और ओबीसी के बारे में भी हमारा दृष्टिकोण ऐसा ही है। हमने तो भारतीय जनता पार्टी ने तो आप देख लीजिए कि लगातार पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री दिए हैं। उमाश्री भारतीय पिछड़ा उमेश जी एक सवाल मेरा सुन लीजिए, समय कम है मेरे पास। मुझे आनंद जी को भी समय देना है, युगराज जी के पास भी जाना है। अगर इस पर फैसला आ जाता है तो आगे की प्रक्रिया आप कैसे आगे रखेंगी? सरकार इसको कैसे आगे रखेंगी? अगर नहीं आता है तो फिर क्या आप इसमें आगे कोशिश करेंगे? क्योंकि 10 तारीख का इंतज़ार हम यहाँ बैठे ऐसे ही कर सकते हैं और ऐसे ही बात हो सकती है। आया तो क्या प्रक्रिया, नहीं आया तो क्या प्रक्रिया?
क्या फिर चुनाव के लिए सरकार कोर्ट में जाया जाएगा, निवेदन किया जाएगा कि सर पहले चुनाव करवा दीजिए, ये तमाम आरक्षण बाद में देखते हैं? विजय जी, ये काल्पनिक प्रश्न है और इस काल्पनिक प्रश्न का मैं कोई प्रामाणिक उत्तर इसलिए नहीं देता हूं कि सारी चीजें निर्धार करती हैं कि सुप्रीम कोर्ट 10 तारीख को क्या डायरेक्शन देती है। केवल एक प्रवक्ता के कह देने भर से और एक आपके जैसे विद्वान एंकर की नहीं सर, जिज्ञासा मैं इसलिए जिज्ञासा कर रहा हूं क्योंकि हम लोग कल भी यही बात हुई थी कि आज फैसला है, आज भी यही बात है कि 10 को फैसला है। आज भी सर, आज भी वही संशय है। सुप्रीम कोर्ट जो डायरेक्शन देगा उस डायरेक्शन के बाद सरकार अपने विधिवेत्ताओं से राय लेगी। सरकार को विधिक परामर्श लेना होता है, सरकार के महाधिवक्ता होते हैं, सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता होते हैं। सर, इतनी बड़ी सरकार चल रही है तो मेरा सवाल यही है कि हवा में तो नहीं चल रही है, प्रशासनिक तौर पर विद्वत जो कानूनी सलाहकार है उनके तौर पर पूरी बातचीत हुई होगी साहब कि अगर ये नहीं तो ये प्लान ए बी दोनों लेकर चलती है बीजेपी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद उस सारे प्लान के ऊपर विचार करा जाएगा। आज अगर हम कोई भी प्लान को चेकआउट करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका प्लान फिलहाल एग्जीक्यूट नहीं हो सकता 10 तारीख तक, लेकिन कांग्रेस के तो दोनों प्लान तैयार होंगे। आए तो कैसे हल्ला करना है, नहीं आए तो फिर कैसे हल्ला करना है। आनंद भाई, उनका स्वागत है, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, उनका स्वागत है जी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं रख छोड़ी है कि ओबीसी का आरक्षण जो है वो खत्म हो जाए। इसके लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं। 2015 के चुनाव के पहले बीजेपी सरकार का रिमोट कंट्रोल जिनके हाथ में होता है उन्होंने भी आरक्षण खत्म करने की वकालत की थी। तो वास्तव में अब जो है हमारी पूरी उम्मीद हो जाता है तो सर आपके हाथ से तो पंचायत चुनाव, फिर पंचायत के बाद निगम आएंगे। नहीं, हमारी पूरी उम्मीदें जो हैं माननीय इसी त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पे ही तो सर 2023 निर्भर करेगा। बिल्कुल निर्भर करेगा और हमारी पूरी उम्मीदें जो हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर होगी और वही संविधान के संरक्षक हैं। और हम पूरी उम्मीद इस बात की करते हैं कि वो सामाजिक न्याय की कांग्रेस की और भारत की और मध्य प्रदेश की जनता की इस लड़ाई को संरक्षित करने का प्रयास करेगा। चलिए योगीराज जी, मैं ये समझता हूं और आप भी बहुत करीब से देखते हैं, दोनों ही संगठन जानते हैं फिलहाल कि चुनाव में उस समय जाते तो क्या होता और इस समय जाएंगे तो क्या होगा, और जब फैसला आएगा तब अगर डायरेक्ट कोर्ट ने कह दिया कि चुनाव करवाइए तब क्या तैयारी होगी। हालांकि बीजेपी कहती है हम 24 घंटे चुनाव में रहते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए एक रस्साकशी बढ़ जाएगी। वो पहले भी थी, एक हार्ट बीट तो पहले भी बढ़ी हुई थी और अभी भी है, क्योंकि अभी तत्काल फैसला आता है तो आपको संगठन स्तर पर तत्काल जो है वो सारी चीज़ें करना, दौड़ भाग करना, जो बीजेपी को कम करनी पड़ेगी वहीं कांग्रेस की ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यही चुनाव आपको फिर निगम का चुनाव जितवाते हैं, क्योंकि यही कार्यकर्ता आपके लिए वहाँ काम करते हैं। मैं आपके पास आऊँगा। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये बात सही है कि अभी बीजेपी की तो जैसा कि आपने बताया चुनावी मोड में रहती है, लेकिन कांग्रेस में ज़रूर अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। और पिछले 15-20 दिनों से, 2 हफ्तों से यह खबर भी थी कि अब ऐसा लगता है कि ये जो पंचायत चुनाव है वो 2023 के बाद ही होंगे। तो बहुत से लोगों ने इस पर से ध्यान हटानी शुरू कर दिया था। तो कांग्रेस को हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करना पड़े, ज़्यादा ताकत लगानी पड़े, क्योंकि उनका भी संगठन बूथ लेवल 16 महीने बचे सर। जी बिल्कुल सही बात है। नहीं, 16 महीने तो 2023 के चुनाव में। हाँ। मान लो 10 तारीख को भी सुप्रीम कोर्ट ये कह देती नहीं आप पहले पंचायत चुनाव कराइए, तो आपके पास कितने महीने बचे? वहां से आपकी स्पीड, वहां फेल पास का अंतर पता चल जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसे में कांग्रेस के पास चैलेंजेस ज़्यादा है। और दूसरी एक बात ये ज़रूर है कि ये पंचायत चुनाव, कोई भी सरकार हो, सरकार इन चुनावों को अपने हिसाब से कराती है। जैसे 2018 में कांग्रेस, ये नॉन सिंबॉलिक होते हुए भी ये एक पार्टी बेस्ड चुनाव है, क्योंकि आप जिस कार्यकर्ता को देखते हैं गांव में कि वो भाई साहब के आने पर गले में माला डाल रहा है, वो नॉन सिंबॉलिक चुनाव लड़ता है। मैं तो इससे थोड़ा सा नहीं, ये सब कहने को रहता है, लेकिन मैसेज सबको क्लियर रहता है जी, कौन किसका आदमी है, कौन किस ग्रुप का है, कौन किस पार्टी का है। 10 सेकंड सर आपको दूंगा। मैं किसान परिवार से आता हूं और पिछला जब इन्होंने जिस किसी भी व्यवस्था से चुनाव कराए थे तब मैंने जिला पंचायत का बुधनी विधानसभा में वार्ड नंबर 16 से फॉर्म भरा था। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी पंचायत चुनाव के लिए, नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस में नया चुनाव झेलेंगे साहब, मुझे तो लगता है फिर पंचायत चुनाव होंगे तो फिर निगम के चुनाव के लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर 2023 में फिर आपके जो है आम चुनाव आ जाएंगे। लोकसभा चुनाव 24 में है। मैं समझ रहा हूं कि एक ही लगभग मतदाता को 6 महीने में कितनी बार वोट डालने के लिए भेजेंगे साहब? वो एक अलग विषय है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के स्तर पर पूछ रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि हम पूरी तरह तैयार हैं चुनाव में जाने के लिए और मध्य प्रदेश की जनता तैयार है। खास बात ये सर, जनता तो पूरी तैयार रहती है, वो तो हमेशा, उसको सिर्फ एक बटन दबाना होता है। लेकिन सवाल ये है कि वो बटन किसके लिए दबाए, क्योंकि जब वो दबाव में था तो उसको उस दबाव से बाहर निकालने के लिए कोई आया क्या? वो बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ दबाएगा बटन।
ये तो चुनाव बताएगा, चुनाव बिल्कुल। डिसाइड करेगा। आप लोगों की मेहनत, बीजेपी की मेहनत बताएगी, और हमारा भी कैमरा लगातार आप लोगों के पीछे दौड़ता ही रहता है। बिल्कुल सर। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। लेकिन सवाल यही है अब कि क्या कोर्ट का फैसला जो है वो दोनों पार्टियों के लिए किस तरह का होगा, क्योंकि टकटकी लगाए अब सब 10 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। हम भी बैठे बैठे यही कर सकते हैं, क्योंकि अपडेट बाकी खबरों के लिए हम तैयार रहते हैं, वो आपको देते रहेंगे। नमस्कार।